बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हूँ और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। और इसमें हम लोगों ने इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के कैरेक्टर को पढ़ लिया है, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के एपेक्स पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में पढ़ लिया है। और अब हम लोग आज पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सभी बातें सुन के याद हो जाएंगे। इन्हें हम लोग जिन जिन चीज़ों को फोकस करेंगे, इनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय। अब देखिए कि आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना आज़ादी के बाद 1905 में हुई थी। हालांकि ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो संघीय न्यायालय का स्थान लिया है, जिसका गठन 1935 का अधिनियम द्वारा हुआ था। लेकिन दोनों में अंतर है। और आज जो हाई कोर्ट हम लोग देख रहे हैं, इसका अस्तित्व भारत में कायम हुआ 1862 ईस्वी में, 1862 में। ध्यान रखें कि हमारे भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले 1861 ईस्वी में एक एक्ट बना था जिसका नाम था हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है। और इसी हाई कोर्ट एक्ट के तहत भारत में पहली बार 1862 ईस्वी में बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास, 3 महानगरों में, ध्यान रखेंगे कि इंडिया में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 3 प्रेसिडेंसी प्रशासनिक नगरों में हुआ था, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। और यह जो हुआ था 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, ऑन द बेसिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। तो 1861 ईस्वी के हाई कोर्ट अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार 3 प्रशासनिक नगरों, प्रेसिडेंसी टाउन, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। यहीं से इंडिया में हाई कोर्ट का शुरुआत है। अब है हाई कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली बात आप समझें कि हमारे भारत के संविधान के भाग 6 में, भारत के संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट को मेंशन किया गया है। तो यहाँ भी हमारा सवाल है कि हाई कोर्ट को जो मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वह संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 231 तक। और हाई कोर्ट के गठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और बाकी अनदर जस्टिस होते हैं। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और अनदर जस्टिस होते हैं। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि कहीं भी चीफ जस्टिस एक ही होगा और अनदर जस्टिस की संख्या को निर्धारित किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो आपने पढ़ा है कि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के अनदर जस्टिस की संख्या को डिसाइड करने का पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को देता है। और हाई कोर्ट के अनदर जजेज की जो संख्या है अकॉर्डिंग टू नीड, जब जिसका जैसा नीड हो, तो अकॉर्डिंग टू नीड हाई कोर्ट के अनदर जजेज का जो नंबर है, की जो संख्या है, यह प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट के अनदर जजों की संख्या को डिसाइड करता है पार्लियामेंट और हाई कोर्ट के अनदर जजों की संख्या को डिसाइड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
अब देखिए कि हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है और अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। कंफ्यूजिंग मैटर हो गया। अभी तक भी भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय नहीं है और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या मात्र 25 है अभी प्रेजेंट में। इसका मतलब है कि इसमें भी कहीं न कहीं कोई क्लू है, कोई प्रावधान है, कोई छूट है। तो ध्यान रखेंगे कि 7वें संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था करे। और यह प्रावधान आपको जुट गया आर्टिकल 231 में। देखिए कितना बढ़िया है। शुरुआत है 124 से और अंत है 231 से, तो दोनों में गठन से संबंधित प्रावधान हो गया। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान कर दिया गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। और इसी प्रावधान के तहत भारत में आज 25 उच्च न्यायालय हैं और जिन राज्यों का, जिन केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, उनका बगल वाले उच्च न्यायालय में उनके मामले जाते हैं। हालांकि एक बात और याद रखें कि भारत में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। भारत में यह 1866 ईस्वी से ही इसका अपना उच्च न्यायालय है। तो भारत में उच्च न्यायालयों के गठन के संदर्भ में प्रावधान है अनुच्छेद 124 में, याद हो गया होगा। ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 231 कहता है, जिसमें प्रावधान 7वें संविधान संशोधन के बाद किया गया कि परंतु संसद को यह अधिकार है कि यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। और वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और संख्याएं बढ़ती रहती हैं, तो समय समय पर अपडेट करना आपका काम होगा। अभी जो हमने पढ़ा दिया, अब है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। हमने गठन को सीखा, इंट्रोडक्शन समझ गए, अब अपॉइंटमेंट है। तो ध्यान रखेंगे अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। तो ध्यान रखेंगे कि हमारा संविधान लिखता है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब कई बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हाई कोर्ट स्टेट का होता है। एक्चुअली स्टेट का यह एपेक्स जुडिशियल बॉडी होता है। ये स्टेट का हाई कोर्ट किसी का नहीं होता है। और एक स्टेट के जुरिस्डिक्शन, एक स्टेट के सभी मामले इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट स्टेट में होता है। और हाई कोर्ट स्टेट का एपेक्स सबसे ऊपर जुडिशियल बॉडी है, लेकिन यह स्टेट का नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है कि हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में 2 तरह के जज होते हैं, चीफ जस्टिस प्लस अनदर जस्टिस। तो देखिए कि राष्ट्रपति जब अपॉइंट करता है तो वो किससे सलाह लेगा। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि जब प्रेसिडेंट किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहा हो तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और
कंसर्निंग स्टेट के गवर्नर यानी उस राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि जब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहा होता है तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब ही होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करेगा और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह करेगा। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा हो तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह करेगा। तो याद हो गया होगा कि हाई कोर्ट के सभी जजों को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वह चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है तो इस दौरान वह एडवाइस किससे लेता है भाई? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और इसके बाद उस स्टेट के गवर्नर से जिस स्टेट में हाई कोर्ट है। और जब अनदर जज को अपॉइंट कर रहा हो तो वह चीफ जस्टिस से उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह लेगा। ऐसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसके बाद क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। तो देखिए कि योग्यताओं के बारे में जहां हम लोग को याद हो गया होगा कि कोई भी संवैधानिक पद होगा बच्चा लोग तो उसमें एक कॉमन होगा कि भारत का नागरिक हो। तो यहाँ भी है, सबसे पहले लिखता है कि मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक हो, ये पहला है। दूसरा है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यानी जुडिशियल पोस्ट पर रह चुका हो। भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, जुडिशियल पोस्ट पर रह चुका हो, या भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकील रह चुका हो। अब यहाँ देखिए बहुत बड़ी बात आपको ध्यान में आ जाएगा, बहुत बड़ा प्रश्न बनेगा। जनरली क्या होता है कि आप जानते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूलिंग में सिमिलरिटी होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे सिमिलरिटी है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कहीं कहीं बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। जैसे यहाँ एक बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 2 योग्यताएं तो निर्धारित हैं, 8वां करके भारत का नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद को, जुडिशियल पोस्ट को पोजेज कर चुका हो, या भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता वकील रह चुका हो। और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि या राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कानून का पर्याप्त ज्ञाता हो, तो वैसे व्यक्ति को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है। तो यह जो प्रोविज़न है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई कानून का पर्याप्त ज्ञाता हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, यह प्रोविज़न हाई कोर्ट में नहीं है। यह एक मेजर डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के क्वालिफिकेशंस में। तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। तो हाई कोर्ट के जजों के क्वालिफिकेशन का हम लोग सिंपली देखते हैं कि नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, जैसा कि हमारा संविधान लिखता है। इसके बाद चीफ जस्टिस की बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में है कि संविधान नहीं लिखता है, लेकिन सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। वही ट्रेडिशन लगभग स्टेट में भी फॉलो होता है, और जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखें कि कभी कभी क्या होता है कि हाई कोर्ट के जज को
दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पूछता है कि ट्रांसफ़र का पावर किसको है। अभी जैसे बिहार के जज को, बिहार के जो चीफ जस्टिस उनको महाराष्ट्र या कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ये राइट किसको है? तो ये ट्रांसफ़र करने का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही है, लेकिन इसके लिए वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस करेगा। किसी एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के जज के रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन यह प्रेसिडेंट तभी करेगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो प्रॉपर्ली एडवाइस कर लेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस पर प्रेसिडेंट किसी हाई कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट में कभी कभी एक्टिंग जज, हाई कोर्ट में कभी कभी एक्टिंग जज की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्टिंग जज नहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। किसी कारण से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद अगर खाली हो गया हो तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तत्काल हाई कोर्ट के ही किसी जज को चीफ जस्टिस के रूप में, एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर सकता है। तो एक हाई कोर्ट से किसी जज को दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र करने का पावर प्रेसिडेंट को ही है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करने का पावर प्रेसिडेंट को ही है। और जो कॉमन में जो परमानेंट जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस और अनदर जस्टिस, इनको भी अपॉइंट करने का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही है। तो इतनी बातों को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा बच्चा लोग टेन्योर एंड रिमूवल, टेन्योर एंड रिमूवल यानी कार्यकाल और पदच्युति। तो देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह है। जैसे आपने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के कार्यकाल के बारे में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता, इसी तरह हाई कोर्ट के जज के बारे में भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता है कार्यकाल के बारे में। लेकिन यह कब तक अपने पद को धारण करेगा, इस संदर्भ में प्रावधान कर देता है सुप्रीम कोर्ट की तरह, जिसमें सबसे पहले कहता है कि हाई कोर्ट का एक जज अधिकतम 62 वर्षों तक, 62 ईयर्स तक अपने पद को धारण कर सकता है। इसके बाद कहता है कि यदि हाई कोर्ट का जज चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन दे करके, त्यागपत्र दे करके अपना पद छोड़ सकता है। और इसके बाद कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जज को रिमूव भी कर सकता है, और रिमूव करने का वही क्राइटेरिया और वही मेथड होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। और आप पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तभी रिमूव करता है जब पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके, जिसको महाभियोग कहते हैं, रेजोल्यूशन पास करके देता है। ठीक यही प्रोसेस यहाँ पर है। तो सिंपली कि प्रेसिडेंट के हाई कोर्ट के जज के लिए किसी कार्यकाल का निर्धारण नहीं है, लेकिन इसके पद खाली होने की कुछ परिस्थिति को बताया गया है। जैसे बताया गया है संविधान द्वारा कि हाई कोर्ट का एक जज अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। यह चाहे तो इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस्ड रेजिग्नेशन, संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपने पद को छोड़ सकता है। और इसके बाद यदि राष्ट्रपति इसको अपने पद से रिमूव कर सकता है, हटा सकता है, और हटाने का वही प्रक्रिया होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, हाई कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट को पढ़ा, क्वालिफिकेशंस को पढ़ा, टेन्योर एंड रिमूवल को पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ेंगे अधिकार के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स के बारे में, जो बहुत सिंपल है। जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को जब पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से कॉम्परेटिव करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जिनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रारंभिक
क्षेत्राधिकार। जैसे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हैं प्राइमरी जुरिसडिक्शन या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, उसी तरह से हाई कोर्ट का भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है और स्टेट के जुडिशियल का ये एपेक्स बॉडी होता है। और वे सभी मामले जो प्रारंभ में ही सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जाते हैं उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। जैसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला, यानी न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना का जो मामला होता है यह हाई कोर्ट का, क्योंकि न्यायालय की अवमानना अभिलेख न्यायालय के तौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, तो न्यायालय की अवमानना अगर किया जाता है तो वो मामला हाई कोर्ट के प्राइमरी जुरिसडिक्शन में आता है। इसके बाद किसी भी राज्य के अंतर्गत राजस्व, रेवेन्यू, राजस्व से संबंधित कोई भी विवाद है, राजस्व या राजस्व वसूली से संबंधित जो विवाद है, यह ऑलवेज हाई कोर्ट के प्राइमरी जुरिसडिक्शन में आता है। इस पर कोई दूसरा न्यायालय विवाद नहीं सुनेगा, सीधे यह हाई कोर्ट में जाएगा, उससे नीचे कहीं नहीं जाएगा यह। इसके बाद MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य और राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधायिका या राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का, विधायिका के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो यह भी हाई कोर्ट के प्राइमरी जुरिसडिक्शन में आएगा, अपना संविधान लिखता है। तो हाई कोर्ट के प्राइमरी जुरिसडिक्शन में न्यायालय की अवमानना से संबंधित मामला आएगा, राजस्व से संबंधित, रेवेन्यू के कलेक्शन या रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो तो वह हाई कोर्ट के प्राइमरी जुरिसडिक्शन में आएगा। अच्छा, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य और राज्य की विधायिका के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो तो यह हाई कोर्ट के प्राइमरी जुरिसडिक्शन में आएगा। और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का मामला, जैसा कि आप सभी पढ़ते हैं आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का पावर दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्ट करने का मामला हाई कोर्ट का प्राइमरी जुरिसडिक्शन है। और सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा दिए थे कि हाई कोर्ट में यह प्राथमिक क्षेत्राधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में गौण प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, क्योंकि जब भी जाएगा तो हाई कोर्ट में पहले ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जा सकता है या थ्रू हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो हाई कोर्ट के प्राइमरी जुरिसडिक्शन में न्यायालय की अवमानना का मामला, राजस्व से संबंधित विवाद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्य विधायिका के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद और फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन का मामला, ये सभी हाई कोर्ट के प्राइमरी जुरिसडिक्शन में जाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह ये सब है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेट जुरिसडिक्शन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, चाहे वह मामला दीवानी हो या फौजदारी, उसी तरह से एक हाई कोर्ट को जो उसके राज्य का जुरिसडिक्शन है, उस जिस प्रांत में उसका क्षेत्राधिकार है, तो अपने टेरिटरी या अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित जितने भी न्यायालय हैं, अधीनस्थ लोअर कोर्ट, निम्न न्यायालय, उन सभी के फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, चाहे वह मामला दीवानी हो या फौजदारी। तो सुप्रीम कोर्ट भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। और हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत या अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए सभी निम्न न्यायालयों या लोअर कोर्ट के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। इसके बाद हाई कोर्ट का जो बहुत ही प्रमुख अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं,
जैसे आपने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, राइट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जान लें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनर्विलोकन का जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, उसी तरह से हाई कोर्ट के पास भी न्यायिक पुनर्विलोकन, राइट टू जुडिशियल रिव्यू है। और इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब याद हो गया होगा कि राइट टू जुडिशियल रिव्यू या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ही के पास है। और इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट केंद्र की विधायिका अर्थात संसद अथवा राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल, तो संसद में 2 सदन लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल में 2 सदन विधानसभा विधान परिषद। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। इसका एक बेहतर उदाहरण फिर मिल गया। अमेरिका में डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए कानून को फेडरल कोर्ट देखेगा और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को स्टेट का कोर्ट देखेगा। दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को भी यह पावर है कि अपने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के तहत सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी संसद या स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की जांच करता है। ठीक इसी तरह से हाई कोर्ट भी आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ यानी कानून के औचित्य की जांच करता है, संवैधानिकता की जांच करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जांच करता है। तो यहाँ हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट हो, वो दोनों जगहों के सरकार के, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को इनैक्ट करता है, एनफोर्स करता है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के औचित्य की जांच करता है अपने न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार के तहत, उसी तरह से हाई कोर्ट भी अपने न्यायिक पुनर्विलोकन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के तहत केंद्रीय विधायिका यानी संसद और राज्य विधायिका यानी विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के औचित्य की जांच करता है। सेम राइट है। इसके बाद अन्य अधिकार में देखें तो अन्य अधिकार में भी बहुत सारे अधिकार हैं जिसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझें कि यह भी एक हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, अर्थात इसके द्वारा भी दिए गए फैसले प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत होते हैं और इसकी फैसले की अगर अवमानना की गई तो यह दंड देने का अधिकार रखता है। इसके बाद आप पढ़ते हैं कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार दो ही न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को है, हम सभी पढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़ते हैं कि संविधान की व्याख्या का अधिकार भी दो ही न्यायालय को है। अब याद हो गया होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दो ही न्यायालय को है, इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अभिलेख न्यायालय दो ही है, आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का राइट डायरेक्टली पावर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दो ही को दिया गया, इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और संविधान की व्याख्या का अधिकार भी दो ही न्यायालय को है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब यह प्रश्न आता है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों को। लेकिन जब अंतिम व्याख्या का अधिकार पूछेगा तो ओनली सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि हाई कोर्ट जब व्याख्या करेगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दिया बच्चा लोग, तो उसके बाद किसी को व्याख्या का अधिकार नहीं है, यानी इसकी व्याख्या फाइनल होगी, एनालिसिस फाइनल होगा। जब सीधे पूछा जाए कि व्याख्या का अधिकार किसको है, तो दो न्यायालय को, और अंतिम व्याख्या का तो सुप्रीम कोर्ट को। और इसी तरह से आपने पढ़ा है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका या लोकहित याचिका पर भी सुनवाई का अधिकार दो ही न्यायालय को है, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के अन्य अधिकार हैं। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और इंडियन जुडिशियल सिस्टम को आपने बढ़िया से समझा होगा। फिर भी
अगर आपको लगे कि नहीं सर इसमें कुछ और इस तरह की बातों को बताया जाए या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, तो जैसा कि आपको बता दिया गया है बराबर कि मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस सब कुछ रहता है। मैं बड़ी सहजता से विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहा हूं और आगे भी रहूंगा। और आपको किसी प्रकार की कोई अगर परेशानी हो, तकलीफ हो, तो कमेंट के थ्रू या डायरेक्टली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्रियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।